ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आने वाला कल। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विविध आयामों पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 50वीं कड़ी, जिसका शीर्षक है 37वीं चाल। क्या आशु भैया आप भी क्या दादाजी, आप भी ना अभी तक 1972 में अटके हो। नहीं आशु भैया, दादाजी 1972 में कैसे अटक सकते हैं? क्यों? 1972 में तो दादाजी पैदा हुए थे, इसलिए वो अटके होंगे 1992 में। हाँ शिवांश, तब तक दादाजी 20 साल के हो गए होंगे। दादाजी, आपके शरीर में अभी अभी ग्लूकोज का स्तर गिर रहा था, इसलिए आपके लीवर से ग्लूकोज सिक्रीट करवा दिया है। थैंक यू IRP1। पर अरे भाई, ये इसका वॉइस मोड किसने बदल दिया? अच्छा खासा आदमी की आवाज में बात कर रहा था, ये रोबोट की आवाज निकालना कब से शुरू हो गया भाई? मैंने बदला है दादाजी। हाँ? दरअसल मुझे ना बहुत दिनों से रोबोट की आवाज सुनने का बड़ा मन कर रहा था। कितना फर्क आ गया भाई सन 2022 और 2042 में। तब जोर रहता था कि जितना हो सके रोबोट आदमी जैसे बन जाए, आवाज भी मानव की ही हो। और आज करीब 21 साल बाद फिर रोबोट जैसी आवाज सुनने का मन करने लगा। वैसे आशु, शिवांग, तुम तो अभी 20 और 17 साल के हो और मैं इस साल अक्टूबर में 70 का हो जाऊंगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुम उस समय की कुछ भी कल्पना कर सकते हो? क्या दादाजी, आप अपने समय में बड़े पत्रकार रहे हो और आज भी आप सुप्रीम कमेटी के सदस्य हो, फिर भी आप ऐसे सवाल पूछते हो? हर बात का ऑडियो वीडियो है। अच्छा, चाहे अपनी आंख के लेंस में सीधा देख लो या आंखें बंद करके सीधे अपने दिमाग में फिल्म चला लो। बस सोचने भर की देरी है और दिमाग में लगे नैनोबॉट्स सब काम कर देते हैं। वाह। हाँ, अरे शिवांश, ये दिमाग में जब नैनोबॉट इम्प्लांट, वो क्या कहा था दादाजी ने? रोपने। हाँ, रोपने की बात चली थी, तब दादाजी ही तो उस कमेटी में थे जिसने चिप रोपने के नियम कायदे बनाए थे। और चिप से बात नैनोबॉट तक पहुंच गई, देखो। हाँ आशु, और ये सब उस 37वीं चाल का कमाल है। दादाजी, ये 37वीं चाल क्या है? इसका आपने पहले कभी जिक्र नहीं किया। दादाजी, वैसे आप ही बताओ कि आज की दुनिया में जहां हर काम रोबोट कर रहा है, यहां तक कि ध्यान लगाने में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद करती है, तब या कहें आज से 20 साल पहले क्या रहा होगा? देखो, 37वीं चाल ने ही सब कुछ बदल दिया। मशीन की मानव पर विजय की शुरुआत, वो 37वीं चाल। सच कहूं तो मानव अब थकान से उबर रहा है और शायद जीवन के सही मायने को ज्यादा गहराई से समझ पा रहा है, क्योंकि उसके अधिकतर कार्य तो रोबोट, मशीन आदि ने ले लिए। अब मानव एक खुली किताब, टेक्नोलॉजी में एक लंबी छलांग लगाई है उसने। हमने अंतरिक्ष और चांद पर बस्तियां बनाई हैं और मंगल पर भी बसावट शुरू होने लगी है। हम टेक्नोलॉजी के साथ आध्यात्म के क्षेत्र में भी बहुत आगे जा चुके हैं। शायद मेरी कल्पना से कुछ बेहतर ही चल रहा है। हाँ, मैं कल नैनोबॉट्स के जरिए दादी जी से बात कर रहा था। अच्छा। पता चला कि उन्होंने आपसे मरने के बाद फिर से मिलने की बात कही थी, जो उनके हिसाब से कभी हो ही नहीं सकता था। पर अब तो AI के द्वारा हम नैनोबॉट्स अपने ब्रेन के विशेष केंद्रों पर भेजकर पुरानी यादों और पुराने लोगों को फिर से सामने ला सकते हैं। अच्छा। क्या ये दादी जी को तब नहीं पता था? देखो, असल में 2030 के आसपास एक निजी कंपनी ने ऐसा नैनोबॉट व्यावसायिक तौर पर लॉन्च किया था। अच्छा। जो हमारी मेमोरी में से बातें ढूंढकर सब कुछ सामने रख देता था। अच्छा। और उन यादों के आधार पर इमेज बना देता था, वो भी चलती फिरती। पता है, कुछ लोग तो पहली बार ऐसी तस्वीर देखकर भूत भूत चिल्लाने लगे थे। पर आज देखो, पूरी शिक्षा ही इन्हीं नैनोबॉट्स के जरिए होती है, जो सोते समय भी सारा ज्ञान दिमाग में भर देते हैं और जब उस ज्ञान की जरूरत खत्म हो जाए तो दिमाग से
इरेज भी कर देते हैं। हाँ, पीयूष के चाचा जी ने तो अपने वो एक्सीडेंट की मेमोरी इरेज करवाई है ना। हाँ। वैसे मैं तो हर प्रकार की मेमोरी के साथ जीना चाहता हूँ। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी क्या नहीं कर पाई, वो आपके हिसाब से क्या है? वाह, ये सवाल बहुत अच्छा है। सच कहे तो अपराध खत्म नहीं हुआ, बल्कि तरीके बदल गए। ऐसे ही लोगों के जीवन स्तर में सुधार तो बहुत आया, पर गैर बराबरी अभी बनी हुई है। हाँ, भूखमरी खत्म हो गई, लेकिन रोगों से लड़ाई आज भी जारी है। प्रदूषण दूर हुआ है, लेकिन आबादी बढ़ने से धरती के बाहर घर की तलाश जोर पकड़ रही है। अंतरिक्ष पर्यटन शुरू तो हुआ, पर अभी भी ये यात्रा बहुत महंगी है। हाँ, शिक्षा और रोजगार में क्रांति जरूर आई है, लेकिन शिक्षा में टेक्नोलॉजी का इतना दखल है कि ज्ञानी और कम ज्ञानी में फर्क करना ही मुश्किल हो गया भाई। दादाजी, क्या परफेक्ट दुनिया हो सकती है? परफेक्ट? सब परफेक्ट ही तो है। पर परफेक्ट से तुम्हारा मतलब क्या है भाई, ये तो बताओ। दादाजी, परफेक्ट यानी कोई रोग ना हो, कोई अपराध ना हो, कोई दुखी ना हो। वैसे अच्छा। शिवांश, ये तो परफेक्ट हुआ नहीं। यूनिवर्स में भी मैटर और एंटी मैटर है, तो हीरो के साथ विलन तो रहेगा ही ना, क्यों दादाजी? हाँ भाई आशु, ये परफेक्ट की परिभाषा तो कभी बन ही नहीं पाई। हाँ। अब अपने पिताजी सुनील को ही देख लो, कई कानून तैयार करने में मदद की, और आज जिस एआई प्रणाली के नियम बनाए थे उसी के केस को लेकर बहस में गया है। हाँ, मैं अभी आई लेंस पर लाइव देख रहा था। क्या सच में एआई ने किसी मानव की हत्या की है? और क्या एआई गलती कर सकती है मानव की तरह? आशु, जिस बात पर आज मशीन और मानव के सह अस्तित्व पर हमेशा की तरह फिर से सवाल उठने लगा है, और उस बात का इतना आसान जवाब कैसे दिया जा सकता है भला, बताओ? ये तो है। जांच खत्म होने पर सब सामने आ ही जाएगा। वैसे अभी तक एआई से कोई गलती नहीं हुई है। वो तो अपने में समाये डाटा के आधार पर निर्णय लेती है, और डाटा के अनुसार स्वयं को ठीक करने की प्रणाली भी बहुत अच्छी हो गई है। किसी मानव को हानि पहुंचाने की तो एआई से कल्पना भी नहीं की जा सकती। पर ऐसा हुआ तो है। दादाजी, पापा भी तो आपके वाला पक्ष रख रहे हैं, पर निर्णय भी तो एआई प्रणाली को ही करना है, और उससे कोई गलती तो हो ही नहीं सकती। वैसे उस 37वीं चाल ने यह स्थापित कर दिया है कि एआई प्रणाली मानव से भी अधिक सृजनशील, अधिक इंटेलिजेंट हो सकती है। वो 37वीं चाल, हाँ, तो बात एआई की गलती की हो रही थी भाई। देखो, चैटबॉट लोगों को बिछड़े हुए लोगों की कमी का एहसास नहीं होने देता, और कितना सुकून देता है। और आज तक लोगों की मानसिकता और समझ अनुसार चैटबॉट की बातों में कोई गलती नहीं देखी गई। इसी से एआई खुद इवॉल्व होने में सक्षम है। ये बात ही तो है, उसे मानव की तरह गलतियों का पुतला नहीं बनाती। दादाजी, या तो आप हमें वो 37वीं चाल का मामला बता दो, या फिर बार बार बोलना छोड़ दीजिए। ठीक है भाई, ठीक है। ये 37वीं चाल का किस्सा बाद में। देखो, एआई किसी विशेष कार्य या गतिविधि के लिए ही बनाई जाती है। अब मामला क्या है ये समझो। मामला ये है कि थार जैसे घने जंगल में एक आदमी को माइक्रोबॉट द्वारा गोली से मार दिया गया था। अच्छा। हालांकि इस थार जंगल में मानव का प्रवेश अगले 10 साल और बंद रहेगा, क्योंकि अभी इसमें जैव विविधता विकसित हो रही है। लेकिन फिर भी कोई इस क्षेत्र में आए तो उसे मार देना तो ठीक नहीं है। भाई, तुम्हें ये तो पता ही होगा कि थार जंगल पहले थार रेगिस्तान था। हाँ, बिल्कुल पता है। और आज नैनो रोबोट के जरिए कहीं की भी जलवायु बदली जा सकती है, और मंगल ग्रह पर भी तो यही हो रहा है। नैनो रोबोट पूरे मंगल ग्रह का वायुमंडल धरती की तरह बनाने में लगे हुए हैं। हाँ, कभी मैंने इस विषय पर एक पत्रिका में लेख लिखा था। ओहो, तब तो दादाजी आपको खुद लिखना होता होगा। कितनी मुश्किल होती होगी। और आज तो हमारे सोचने भर से सब छप कर आ जाता है। ठीक है शिवांश बेटे, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस सोच को ही सही फोकस करने में जुटी है। अभी अभी नैनोबॉट के जरिए मेरे पास भी सब जानकारी आ गई है। अच्छा, मामला यह है कि उस व्यक्ति ने मेढक की दुर्लभ प्रजाति को मारकर अपने बैग में रखा था। अच्छा। और दूसरे को मारने जा ही रहा था कि तभी माइक्रोबॉट ने अटैक कर दिया था। तो सवाल तो ये है कि पहले मेंढक के मारे जाने के समय अटैक क्यों नहीं हुआ, और फिर व्यक्ति को मारना इतना आवश्यक क्यों था?
देखो, वर्चुअल कोर्ट का कमाल और हर किसी के पास एक्सेस है, यानी इस चर्चा में हर कोई भाग ले सकता है। पर यह सवाल तो सही है कि जब दूसरे मेंढक के मरने पर गोली चलाना सही था, तो बेचारे पहले वाले मेंढक के समय क्यों गोली नहीं चलाई गई भला? ओहो दादाजी, आशु भैया, माइक्रोबोट ने पहले चेतावनी दी और जब वो व्यक्ति नहीं माना तब उसने गोली चलाई। अभी अपडेट आया है मेरे आइलैंड्स में। ठीक कहा शिवांश, ये बात अभी अभी सुनील ने कही है। देखा, नैनोबॉट्स का कमाल तो तुम्हें हर पल की खबर सीधे दे रहा है। पहले इसके लिए या तो फिर लाइव देखना पड़ता था या फिर बाद में गूगल सर्च करना पड़ता था, है कि नहीं? जी। खैर, मुझे लगता है कि माइक्रोबॉट ने कोई गलती नहीं की। उसने मानव जीवन का सम्मान रखा, लेकिन जब अन्य जीव को हानि पहुंचने ही लगी तो तुरंत एक्शन ले लिया। जी हाँ दादाजी, वैसे मानव ने ही एआई को तैयार किया है और मानव हित ही एआई के लिए सर्वोपरि है। उस हिसाब से माइक्रोबॉट का एक्शन थोड़ा परेशान तो कर सकता है। देखो आशु, उस माइक्रोबॉट की जिम्मेवारी थी उस जंगल की जैव विविधता की रक्षा करना। जी। और उसने वही किया। और देखो, अगर कानून का सख्ती से पालन नहीं हो तो मानव तो इस धरती को ही उजाड़ दे, जैसे आज से 15 साल पहले तक मानव करता रहा है। ओहो दादाजी, अभी अभी पता चला है कि माइक्रोबॉट को तो किसी स्पाई बॉट से करप्ट करने की कोशिश भी हुई है। यानी मानव आज तक अपनी नष्ट करने, उजाड़ने की हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हाँ, ये तो है। पर ये बॉट्स और अन्य एआई आधारित प्रणालियां किसी भी हैकर्स के अटैक से निपटने में सक्षम है और जहां से अटैक ओरिजिनेट हुआ है उस तक जाकर हमले को नाकाम करने में भी सक्षम है। तो फिर प्रतिक्रिया में इतनी देरी कैसे लगी? अरे लो आशु, मेरे पास अभी अभी सुनील का अपडेट आया है कि जो माइक्रोबॉट की प्रतिक्रिया में देरी हुई उसका कारण उसकी प्रणाली में डाला गया स्पाई प्रोग्राम था। अच्छा। शुरुआत में इसे वायरस कहते थे, फिर तो ये कई रूपों में आने लगा था। खैर, ये हुआ कि मौजूदा एआई आधारित प्रणाली में घुसने के लिए लाखों वायरस के अटैक हर रोज किसी गुप्त स्थान से बैठकर किए जा रहे हैं। अच्छा। बस 1 सेकंड की सफलता मिली और एक मेंढक एक अपराधी के हाथों मारा गया। ओह, यानी दादाजी, हमने धरती के हर कोने को छानने के लिए माइक्रो ड्रोन भेजे हुए हैं जो हर समय वीडियो ऑडियो भेजते रहते हैं और ऊपर से पूरी धरती को इतने शक्तिशाली सैटेलाइट हर समय स्कैन कर रहे हैं। बादलों या किसी और आवरण के बावजूद एआई सभी डेटा के आधार पर उस क्षेत्र का साफ चित्र बनाने में सक्षम है जो हमें या कैमरे को नजर भी नहीं आता। तो फिर ये कौन लोग हैं जो इन सब से छुपकर पूरे ढांचे को ढाने में लगे हैं? शिवांश, ऐसे लोग तो हर समय रहे, कुछ भी कर लो ऐसे लोग तो रहेंगे ही जिन्हें हर बात से तकलीफ होगी। कभी ये टेक्नोलॉजी के खिलाफ रहे, कभी सामाजिक मान्यताओं के। तेरे नैनोबॉट ने ये सब नहीं बताया क्या? बताया था भैया, पर मैंने इस विषय पर ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। पर सवाल यह है कि एआई आधारित इतनी प्रणालियां बनी हैं जो व्यक्ति को सकारात्मक सोच की ओर मोड़ती हैं, फिर ऐसे लोगों पर यह टेक्नोलॉजी कामयाब क्यों नहीं हुई? होगी शिवांश, होगी। ये टेक्नोलॉजी भी कामयाब होगी। अभी करीब 20 साल से ही तो ये पूरी तरह लागू होनी शुरू हुई है। अभी कई लोग इससे दूरी बनाए हुए हैं। सभी के दिमाग में तुम्हारी या मेरी तरह नैनोबॉट्स थोड़े हैं, या खून के साथ बहते नैनोबॉट्स जो मुझे हर बीमारी से दूर रखते हैं और यहां तक झुर्रियां भी नहीं आने देते। मैं अमर तो नहीं होना चाहता, लेकिन इतना जरूर है कि रोग मुक्त जीवन तो टेक्नोलॉजी ने दिया ही है। अब सोचो, हमें जहां भी जाना होता है, जैसे घर पर ही आना है, तो ताला लगे बंद घर भी हमें खुले मिलते हैं। बताओ क्यों? क्या दादाजी, हमारी दाई हथेली में एक चिप है जो दुनिया के हर ताले को खोलने में सक्षम है। बस इसे उस घर का मालिक अनुमति दे दे तो हम बंद ताले भी आराम से खोलते चले जाते हैं, जैसा अभी घर आने पर होगा। हाँ, अब देखो, ये टेक्नोलॉजी का ही तो कमाल है कि मैं अभी घर से करीब 300 किलोमीटर दूर हूं और एक उड़न टैक्सी में घर की ओर आ रहा हूं, लेकिन मेरा और आप दोनों का 3D होलोग्राम हमें इस दूरी का एहसास ही नहीं होने देता। हाँ बिल्कुल। आशु भैया, आप भी तो अभी करीब 700 किलोमीटर दूर हो, लेकिन आप जमीन के अंदर हाइपर लूप से अगले 15 मिनट में घर पहुंच जाओगे, और मैं भी। हाँ भाई, ये तो है। अब सोचो, बगल वाले कमरे को एआई ने पूरा बदल कर कुछ समय के लिए कोर्ट रूम बना दिया है और वहीं से सुनील भी
माइक्रोबॉट के मामले की पैरवी कर रहा है। वो भी 10 मिनट में आ जाएगा, तब चारों साथ बैठकर बढ़िया खाना खाएंगे। जी। मैंने तो खाना प्रिंट करने का ऑर्डर भी दे दिया। वाह अच्छा, दादा। आपने खाना प्रिंट करने का ऑर्डर हाइड करके दिया है, इसलिए हमें दिखा नहीं। खैर, मुझे तो तेज भूख लग रही है भाई। मेरे सिस्टम चैटबॉट ने भी मैसेज दे दिया है, तो बस मैं तो अभी पहुंचा तुरंत। अरे वो उन लोगों की बात तो बीच में ही रह गई जो पूरी प्रणाली को खत्म करने पर तुले हैं। शिवांश, कुछ साल में एआई से हर कोई जुड़ जाएगा, हर प्रकार की नेगेटिविटी भी खत्म हो जाएगी और एक बेहतर जीवन से सभी जुड़ सकेंगे। अब टेक्नोलॉजी रुकेगी थोड़ी ना। ये सब उस 37वीं चाल से ही समझ आ गया था। ओहो, फिर वो 37वीं चाल, इसका तो कोई डेटा भी नहीं मिल रहा। अब तो बता दीजिए दादाजी, ये 37वीं चाल क्या है? जी। अरे चलो घर पहुंचो, खाने की टेबल पर राज खोलता हूँ। लो, सुनील खाली हो गया, चलो तुम लोग भी पहुंचो। जी। पहुंचो, हाँ, जी, पहुंचो, जी, चलो, जी, चलो, पहुंचते आइए, आप भी जल्दी आइए दादाजी। अरे सुनील, लगता है आशु और शिवांश की एयर टैक्सी आ गई है। देखो। हाँ पापा जी, वो दोनों ही हैं। स्टेशन से एक साथ ही एयर टैक्सी से आ रहे थे। अरे लो, वो देखो आ भी गए लोग। नमस्ते नमस्ते दादाजी। दादाजी। अरे नमस्ते, हेलो पापा। नमस्ते। अरे आओ आओ, खाना भी तैयार है, बस टेबल पर आना बाकी है। आ जाओ, जाओ, जाओ। ये आ जाइए। मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी। तुम दोनों का प्रोजेक्ट टूर कैसा रहा? अच्छा रहा, बहुत भूख लग रही है, और देर की तो मेरे नैनोबॉट्स लीवर से ग्लूकोज रिलीज करवा देंगे। खाना लगा दिया है, वेज चिकन, टमाटर के गुणों से भरपूर खीरे का सलाद, रागी के गुणों से भरपूर गेहूं की रोटी और पराठे, प्रोटीन से भरपूर आलू की सब्जी और बिना मक्खन वाली दाल मखनी। अरे वाह दादाजी, ये सब आपने प्रिंट करवाया है? वाह। हाँ भाई, अब सारा खाना भी 3D प्रिंटर में तैयार होता है, वरना पहले तो रसोई में पकता था या फिर बाजार से खाना मंगा लेते थे। अब तो जो बोलो, ये एआई प्रणाली तमाम स्वादों को जोड़ जाड़ कर खाना प्रिंट कर देती है। ठीक कहा पापा जी। हालांकि अभी रेस्टोरेंट वगैरह हैं, लेकिन खाने बनाने वाला प्रिंटर जितनी तेजी से लोकप्रिय हुआ है ना, शायद ही कोई टेक्नोलॉजी लोकप्रिय हुई है। और वेज चिकन बोलो तो दालों, मसालों और सब्जियों का ऐसा घालमेल करता है कि असली चिकन और दाल सब्जी से बने चिकन में अंतर ही नजर नहीं आता। बिल्कुल ठीक कहा सुनील। और नॉन वेज भी तो बिना किसी जीव को हानि पहुंचाए 3D प्रिंटर से लैब में तैयार एक कोशिका से पूरी बर्गर की चिकन पैटी या टिक्की तैयार की जा रही है। अब कम से कम मानव की क्रूरता में तो कमी आएगी। हाँ, ठीक कहा दादाजी। अब जीन की अदला बदली करके कुपोषण को दूर तो किया जा चुका है, तभी तो सिर्फ खीरे का सलाद खा लो और टमाटर के गुण भी साथ ले लो, और आलू में भी तो रामदाने का जीन डालकर प्रोटीन बढ़ा ही दिया है। और इसके अलावा अनेक प्रकार के प्रोटीन अब आलू में आने लगे हैं, और अब तो एथलीटों के लिए अधिक प्रोटीन वाला आलू भी उपलब्ध है। और आशु, एक जमाने में इन जीनांतरित या कहें जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों का बहुत विरोध हुआ था। खैर, अब ये भी है कि इन फसलों के सेहत और पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों का भी अध्ययन और अधिक सटीक हुआ है, और ये सब एआई की वजह से संभव हुआ है। अरे पापा, वो जंगल में माइक्रोबॉट द्वारा गोली मारने वाले मामले का क्या हुआ? शिवांश, वो डिटेल मैंने भेजे तो हैं। असल में माइक्रोबॉट में वायरस के द्वारा प्रतिक्रिया में थोड़ी देरी तो हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात, उस माइक्रोबॉट ने उस व्यक्ति की आंखों से उसका पूरा डाटा निकाल लिया था, और इसीलिए गोली चलाने का एक्शन भी लिया था। अच्छा, कौन था वो व्यक्ति? आशु, वो एक बड़े आतंकवादी संगठन से जुड़ा व्यक्ति था, जो उस दुर्लभ मेंढक की त्वचा पर मौजूद दुनिया के सबसे खतरनाक जहर का जीन बैक्टीरिया में डालकर उस पूरी दुनिया में फैलाने के चक्कर में था। उस माइक्रोबॉट को आदेश हमारी सुरक्षा प्रणाली ने ही दिया था, पर मानवाधिकार वालों तो इसे मुद्दा तो बनाते ही हैं। माइक्रोबॉट को सुरक्षा से हटाकर फिर से आदमियों को चौकीदार रखने की बात कह रहे थे, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया है। यानी माइक्रोबॉट बाइज्जत बरी। शिवांश, ये बाइज्जत बरी कहाँ से सीखा है? पापा, ये तो दादाजी ने एक पुरानी फिल्म दिखाई थी, उसी से पता चला। अंत में हीरो या उसके पिताजी बाइज्जत बरी हो गए थे। वाह, खाना तो बढ़िया रहा। थैंक यू दादाजी। वेलकम वेलकम। और अच्छी बात यह है कि अब पुराने समय की तरह बर्तन धोने नहीं पड़ते। या तो इन्हें खा लो, या ये रिसाइकल होकर 3D प्रिंटर से नए बर्तन के रूप में आ जाते।
तो ये तो हर घर में होता है, इसमें ऐसी क्या खास बात है? तुम नहीं समझोगे शिवांश, अगर बर्तन धोने वाली छुट्टी ले ले तो कितनी मुसीबत होती थी। आज तो सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। तो इसी बात पर दादाजी आप भी बता ही दो। क्या बताना है भैया आशु? वो 37वीं चाल। जी। 37वीं चाल, वो गो वाली पापा जी। अरे वाह, तुम्हें अभी तक याद है सुनील? क्या पापा जी, आप ही ने तो लिखा था कि इस 37वीं चाल ने मानव पर मशीन का वर्चस्व स्थापित कर दिया था। जब पहली बार यह स्थापित हुआ कि मशीन सिर्फ आदेश ही नहीं मानती, अपना बेहद इंटेलिजेंट दिमाग भी रखती है। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था? और कब हुआ था? हाँ भाई, ये दुनिया का सबसे मुश्किल खेल था जिसे गो कहते हैं, और इसे अल्फा गो नाम के एक कंप्यूटर प्रोग्राम और गो खेल के 18 बार विश्व चैंपियन ली सुडोल के बीच खेला गया था। हाँ, अच्छा, गो बोर्ड गेम। अरे वो तो बहुत मुश्किल है, इसमें काफी सारी रणनीति और क्रिएटिविटी भी चाहिए। बिल्कुल। बस आशु, ये ही गो खेल जो 9 से मार्च 2016 में अल्फा गो और ली सुडोल के बीच खेला गया था। 5 गेम खेले गए थे और कंप्यूटर जीत गया था, है ना? हाँ शिवांश, जीत तो एआई आधारित कंप्यूटर ही गया था, पर इससे पहले 1997 में डीप ब्लू और विश्व चैंपियन गैरी कास्परोव के बीच शतरंज का खेल भी हुआ था, जिसे कंप्यूटर ने ही जीता था। पर तब भी मशीनों की ताकत पूरी तरह इस्टेब्लिश्ड नहीं हुई थी। असल में अल्फा गो जीता कैसे, ये महत्वपूर्ण है। कैसे जीता दादाजी? उस खेल के बारे में मैं बताता हूँ। आशु, अल्फा गो और सुडोल के बीच में 5 गेम खेले गए, जिसमें से 4 अल्फा गो ने जीते थे। पहला जीतने के बाद अल्फा गो ने दूसरे गेम में जो किया, उसने बता दिया था कि अब एआई का जमाना आ गया है और मशीन मानव से बेहतर नहीं तो कम भी नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था? देखो, जो 4 गेम ली ने हारे थे, उसमें ली सुडोल ने हार मान ली थी, लेकिन कमाल हुआ था दूसरे गेम में। दूसरे गेम में अल्फा गो ने 37वीं चाल में एक ऐसी चाल चली जो गो खेल के हजारों वर्ष के इतिहास में ना तो कभी चली गई और ना ही सोची गई। इस शानदार 37वीं चाल से यह स्थापित हुआ कि अब कंप्यूटर सिर्फ आदेश पर नहीं चल रहा, बल्कि डाटा के आधार पर सोचने समझने भी लगा है, और कई मामलों में तो जोखिम भी उठाने लगा है। एआई सिर्फ लॉजिकल ही नहीं है, बल्कि अब क्रिएटिव भी हो गई है। हाँ पापा जी, मुझे याद है आपने मुझे 8वीं या 9वीं क्लास में ये बताया था और कहा था कि उस दिन मानव ने अपना भविष्य एआई के हाथों में दिया था। कहते हैं कि अल्फा गो की दूसरी गेम में वो 37वीं चाल 10,000 चालों में एक ही बार होती है। पर आज भी मानव ही तो कंट्रोल में है। क्या शिवांश, ये खेल की हार जीत से कोई मानव की अक्ल थोड़े ना छीन लेगा। धरती का स्वामी तो मानव ही रहेगा, और जल्द ही अन्य ग्रहों का भी। देखा पापा जी, ये एआई के जमाने का बच्चा है, आत्मविश्वास से भरा। भाई, हमारे समय में भी सभी ने कंप्यूटर तो सीख लिया था, और हर बच्चे को कोडिंग आती है। जैसे कभी क ख ग या ABCD आती थी। ठीक कहा सुनील, पर आशु, मानव आज भी डोमिनेट करता है, और ऐसा क्यों है ये 2016 में खेले गए उसी गेम में पता चल गया था। हैं? वो क्या था? दादाजी, ये जब ली सुडोल हार ही गया था, तो फिर ऐसा क्या हुआ जिससे मानव की अक्ल का लोहा आज भी माना जाता है? जी पापा जी, आपने कुछ मुझे तो बताया नहीं है, ऐसा क्या हुआ था? 78वीं चाल है, एक और चाल, 78वीं चाल। अब ये किसने चली थी दादाजी? असल में जब ली सुडोल लगातार 3 गेम हार गया, तो पूरी मानव सभ्यता की सूझबूझ ही दांव पर लगी थी, और ली का अपना सम्मान भी। अब अल्फा गो कंप्यूटर प्रोग्राम तो इन सभी भावनाओं से दूर था, लेकिन मानव में तो ईगो भी है, आत्मसम्मान भी। बस, तो चौथे गेम में ली सुडोल ने 78वीं चाल ऐसी चली कि मानव का आत्मविश्वास, सम्मान, इंटेलिजेंस और सृजनात्मकता फिर से स्थापित हो गई। और पता है, विशेषज्ञों ने इस ली की इस चाल के बारे में क्या कहा था? 10,000 में से एक वाली चाल। अरे वाह, बिल्कुल सही। पर तुमने कैसे जाना भाई?
अरे दादाजी, मानव भावनाओं में घिरा रहता है, इमोशनल है बिल्कुल, पर इंटेलिजेंट है, और ऐसा दिमाग जिसका मुकाबला दुनिया क्या विश्व भर की एआई जमा करके भी नहीं किया जा सकता। वाह शिवा, बिल्कुल ठीक कहा। देखा, दोनों चालों का स्तर एक ही था, ना कोई कम ना कोई ज्यादा। पर तुमने सही कहा कि मानव तो भावुक व्यक्ति है, उसका दिमाग एक ही टास्क पर थोड़े ही फोकस होता है, उसमें कई बातें चलती रहती हैं। बिल्कुल सही कहा दादाजी। अब जैसे मेरे दिमाग में भी कई बातें घूम रही हैं। अच्छा, क्या शिवांश? ये ही पापा कि मेरा पेट तो भर गया और नैनोबॉट के हिसाब से सारी आवश्यक कैलोरी भी आ गई हैं। पर क्या शिवांश? पर ये है दादाजी कि मेरा मन नहीं भर रहा है। क्या आलू गोभी और पनीर के पकोड़े चाय के साथ मिल सकते हैं? अरे हाँ भाई, क्यों नहीं। अरे इन एआई के चक्करों में अपने मन को थोड़े ही ना मारेंगे। अरे सभी के लिए बनवाते हैं भाई। पापा, आपकी शुगर। अरे क्या सुनील, सब ख्याल हम ही रखेंगे, कुछ तो ये एआई भी रखेगी। इसके बार्स क्यों शरीर में डालें। आज चीनी वाली चाय के साथ पकोड़े भी चलेंगे, और देखते हैं कि मानव की इस नई 78वीं चाल का एआई के पास क्या तोड़ है? आने वाला कल। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 50वीं कड़ी, जिसका शीर्षक था 37वीं चाल। आलेख डॉक्टर अनुराग शर्मा, संकल्पना और समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्यागी। निर्माण और प्रस्तुति पंकजपति पाठक। प्रस्तुति सहयोग गब्बर सिंह। भाग लेने वाले कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं: दिनेश वर्मा, अर्जुन कौशिक, शांतनु सैनी, ऋषि उनियाल। दोस्तों अभी जाइए नहीं, क्योंकि अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। जुड़े रहें आप हमारे साथ, क्योंकि हम पूछेंगे 2 प्रश्न। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, संपूर्ण एआई आधारित समाज के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है? कृपया प्रश्न एक बार फिर सुन लें। संपूर्ण एआई आधारित समाज के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है? और दूसरा प्रश्न है, आप भविष्य में एआई के क्या नुकसान देखते हैं? प्रश्न पुनः सुन लें, आप भविष्य में एआई के क्या नुकसान देखते हैं? और अब हमारा पता, विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार A50, इंस्टीट्यूशनल एरिया सेक्टर 62, नोएडा, पिन कोड संख्या 201309। एक बार फिर सुन लें, विज्ञान प्रसार A50, इंस्टीट्यूशनल एरिया सेक्टर 62, नोएडा, पिन कोड संख्या 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। और हाँ, यदि आपके पास कोई ऐसा प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहें, और अगर उसको हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे, तो भी आपको विज्ञान प्रसार की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाब के साथ अपना पूरा नाम और साथ ही अपना पूरा पता अवश्य लिखें। धारावाहिक आने वाले कल की अगली कड़ी आप सुन सकेंगे अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।